Welcome to the BCS Codex, your one stop podcast for anything and everything human race. This is episode 6. वेलकम फाइनली अब मैं उस एपिसोड पे काम कर ही रहा हूँ जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए स्पेशली। गगनयान काफ़ी चर्चा में है आजकल न्यूज़ में, एंड ऑफ कोर्स इसरो हैज़ ऑलवेज बिन दैट वन वाहिद ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसने हमेशा साबित किया कि अपने कम बजट कम रिसोर्सेज से भी वो इतने बड़े एक्कोलेट्स को अचीव कर सकता है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट एपिसोड है ये गगनयान पे, इसकी बात मैं खूब करने वाला हूँ आज। गगनयान मिशन है क्या, इसमें कौन एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसके मिशन के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, इन सब पे आज चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ ऑफकोर्स मैं इस पूरे एपिसोड को हिंदुस्तानी में रख रहा हूँ। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी एंड उर्दू, तो मेरा मिक्स ऑफ लैंग्वेज आपको दिखेगा। इंग्लिश तो नेचुरली आता ही है। और सिर्फ गगनयान नहीं बट इसरो का फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। क्या ऑब्स्टिकल्स ओवर द ईयर्स इसरो को आए हैं, हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है, और सिर्फ इंडियन स्पेस प्रोग्राम नहीं बल्कि इंडियन ह्यूमन फ्लाइट, अगर हम बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कि इंसान, हिंदुस्तान का इंसान मिशन के लिए ऊपर जा रहा है, तो इस पर आज खूब बात करने वाले हैं। तो हमारा जो एपिसोड की शुरुआत है वो सबसे बड़े न्यूज़ आर्टिकल से होगी जो कि 27 फरवरी को 2024 अभी 4 दिन पहले ही बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया कि 4 एस्ट्रोनॉट्स की आइडेंटिटी रिवील की जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इसरो को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 कैंडिडेट्स के नाम नरेंद्र मोदी जी ने दिए। एंड ये लोग इसरो के अपकमिंग मिशन जो कि ISS का एक मिशन होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि कई कई डेकेड से ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है अर्थ का, जिसको हम ISS कहते हैं। अच्छा खासा बड़ा स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वहाँ होता है। अमेरिका, चाइना, रशिया, अलग अलग कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं। एंड अब ऑफ कोर्स गॉड विलिंग यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो एक मिशन आने वाला है ISS का एक्सियम 4 मिशन, जिसमें इंडिया के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एज पार्ट ऑफ द मिशन क्रू जाएंगे। एंड यूजुअली ये जो ISS मिशंस होते हैं, टिपिकल मिशंस के जो टाइम पीरियड होता है किसी एस्ट्रोनॉट का वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। बिकॉज स्पेस का जो इम्पैक्ट है, जो बाहर अब आप जाते हो तो स्पेस का इम्पैक्ट आपके बोन्स पे, आपकी बॉडी पे काफ़ी पड़ता है। आप थोड़ा हाइट आपकी हल्की सी लंबी हो जाती है, बोन्स आपकी स्ट्रेच हो जाती है, कार्टिलेज स्ट्रेच हो जाता है। सिर्फ वो नहीं बट आपके पास क्योंकि एक स्पेसिफिक डे और नाइट का कोई मेजर नहीं है, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार दोपहर और रात में डिफरेंस, तो स्लीप पैटर्न्स में चेंज आता है। मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर आता है। अब आपकी फैमिली से दूर होते हो, भले ही आसपास एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हम 4 कैंडिडेट्स के नाम लिए मोदी जी ने, इन लोगों ने हमेशा एज टेस्ट पायलट सर्व किया। इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस ग्रुप कैप्टन्स रहे हैं। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 3 लोग ग्रुप कैप्टन कैसे हो सकते हैं। तो एक्चुअली वो इस मिशन के ग्रुप कैप्टन्स नहीं हैं। ये जो टाइटल ग्रुप कैप्टन है, ये इनका इंडियन एयरफोर्स का टाइटल है। तभी आप मिस्टर नायर, कृष्णन और प्रताप, ये 3 जो हमारे ग्रुप कैप्टन्स हैं, एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स में अपने अपने कमांड में ग्रुप कैप्टन्स थे। तो इस मिशन में अभी फ़िलहाल कोई ना तो कैप्टन डिसाइड हुआ है, ना ही कोई वाइस कैप्टन डिसाइड हुआ है। तो हम हमारी शुरुआत करते हैं गगनयान से। गगनयान ऑफ कोर्स ये नाम इसरो ने ही चूज़ किया है, और ये वर्ड गगनयान आता है, गगन से संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब सेलेस्टियल, जो ऊपर दिखता है, गगन में है, आसमान में है। और यान मतलब एक तरीके का व्हीकल समझ लीजिए। तो ये गगनयान वर्ड, चंद्रयान, मंगलयान जैसे ही गगनयान आया, क्योंकि अब इंडिया एक्चुअली स्पेस में जाने की बातें कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज इंटेंडेड टू बी द फॉर्मेटिव स्पेस क्राफ्ट। ये जो गगनयान सिर्फ एक मिशन या एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली एक स्पेस क्राफ्ट है जो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसको IHSF भी कहते हैं, IHSP भी कहते हैं, इसका ये स्पेस क्राफ्ट है, इसको डिक्लेयर किया गया है। जैसे किसी भी लूनर मिशन के लिए हमारे लिए चंद्रयान है, किसी भी मार्स मिशन के लिए हमारे पास मंगलयान है। अब तो वीनस वाला भी आने वाला है, मैं नाम ज़रा ब्लैंकिंग इट,
ये जो इसरो का गगनयान है, इसका जो ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसका जो कैप्सूल पेलोड कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो 5.3 टन है, यानी कि 5,500 किलो के आसपास, मेट्रिक टन में, वॉल्यूम के एस्पेक्ट में कहा जा रहा है। ये अर्थ के हमारी जो धरती है उसके चक्कर 7 दिन तक लगाएगा, 7 डेज में। इनफैक्ट वो चक्कर ही लगा रहा है, साथ साथ रोटेशन के ही। तो ये 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे रहेगा ये, और इस गगनयान में 2 से 3 मेंबर्स ऑन बोर्ड एट अ टाइम होंगे। ऑफ कोर्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, तो जो लॉन्च व्हीकल होता है जिसको हम रॉकेट भी कहते हैं, उसकी एक सर्टेन पेलोड कैपेसिटी होती है, यानी कि वो कितना कितना मैक्सिमम वो कैरी कर सकता है। उसके ऊपर फिर आपको और ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा, और ज़्यादा पावर लगेगी, इंजन पावर, ताकि आप उसको लॉन्च करा पाएँ। पूरी उसमें tsiolkovsky's इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से पेलोड कैपेसिटी डिटर्मिन की जाती है। अब आपको सुन के काफ़ी ताज्जुब होगा, ये मिशन बहुत नया नहीं है, 2014 बीजेपी की नई सरकार के बाद नहीं, इनफैक्ट पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम से, इनफैक्ट और पहले 2007 से 8 से ही ये चला जा रहा है कि हमारे इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसका जो पहला क्रू मिशन था वो एक्चुअली प्लान किया गया था 2021 के अराउंड। तो जो LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ये दिसंबर 2021 में इसको प्लान किया गया था, बट इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2025, यानी कि अगले साल 2024 और 2025 के बीच में ही, इस टाइम पीरियड में इसकी लॉन्च की जा सकती है गगनयान की। और ये क्रूड मिशन होगा, अनक्रूड मिशन की टेस्टिंग भी बाकी है वैसे तो अभी, बट क्रूड मिशन ये प्रॉपर 2025 तक हो ही जाएगा, दैट्स आवर होप। इसका जो सबसे पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट किया था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक क्रू मॉड्यूल बनाया था मैन्युफैक्चर करके। क्रू मॉड्यूल ऐसे प्रोब का नाम होता है जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, जिसमें वो सफ़र करते हैं अपना आसमान तक। तो ये हुआ था December 18, 2014, और इसका काफ़ी टाइम से चलता रहा। फिर बीच में कोविड आ गया था, कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिले हुई, और सिर्फ कोविड-19 नहीं, इसमें कई बजटरी रीजंस भी हैं। जो अपना यूनियन बजट बनता है, उसमें पिछले कई सालों से इसरो की फंडिंग थोड़ी कम कर दी गई है, काटी जा रही है 4-5 साल से। इसका काफ़ी इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, मैं इसमें इतना नहीं जाऊँगा, बट ये आपको समझना चाहिए कि फंडिंग का काफ़ी प्रॉब्लम इसरो को रहा है ओवर द पास्ट 4 to 5 ईयर्स। तो इसरो के चेयरमैन मिस्टर सोमनाथ ने 2022 में ही अनाउंस कर दिया था कि जो पहला क्रूड मिशन होगा ये 2024 तक ही होने वाला है, और हमें इसका रीज़न ये है कि सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। चलो मान लेते बजट अगर इनके पास था भी, एंड ऑफ कोर्स इसरो ने हमेशा हमें करके दिखाया है कम बजट पे अच्छे से अच्छे मिशंस, परफेक्ट ऑप्टिमल एक्यूरेसी के साथ, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के साथ हमें दिए हैं। तो ये सेफ्टी कंसर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू सी, कोई भी पेलोड या सैटेलाइट लॉन्च करना आसान काम है, बट आप जब भी किसी इंसान, किसी जीवित चीज़ को, लिविंग थिंग को जब आप लॉन्च कर रहे हो, उसमें ख़तरा बहुत है। एंड ऑफ कोर्स ख़तरा तब और बढ़ जाता है जब ये आपका पहला क्रूड मिशन हो। आज से पहले इंडिया ने या इसरो ने कभी भी कोई भी मैन्ड मिशन नहीं किया है, कभी नहीं किया है। जितने हमारे मैन्ड मिशंस हुए हैं वो या तो नासा के थ्रू हुए हैं या फिर रशिया के थ्रू हुए हैं, जो उनका सोवियत स्पेस प्रोग्राम था। अब मैं उस पर आ रहा हूँ, तो 1984 में राकेश शर्मा, जो हमारे इंडियन बॉर्न सिटीजन, इंडियन बॉर्न फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एवर, उन्होंने ही एंटर्ड स्पेस। एक इंटरकॉस्मोस मिशन हुआ था जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन था बिटवीन इसरो एंड द सोवियत स्पेस प्रोग्राम। तो उसमें वो एक सोयूज T-11 सोवियत रॉकेट था। सोयूज कैप्सूल बहुत फेमस है, कजाकिस्तान या कहीं पे उसका लॉन्च होता है, अच्छा खासा बड़ा रॉकेट है। तो उसमें वो गए थे, एंड ही स्पेंट 7 days 21 hours and 40 minutes अबोर्ड द साल्यूट 7। साल्यूट 7 एक पुराना ऑर्बिटल स्टेशन था, छोटा सा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, ISS के बराबर। तो उन्होंने कई स्टडीज़ वहाँ परफॉर्म की थी। अब मैं इस पर भी आपको बताऊँगा कि क्यों सिर्फ मैन भेजना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्पेस में क्योंकि ज़ीरो ग्रेविटी है, तो वहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट्स भी करे जा सकते हैं। मैं इसका आपको बताता हूँ। तो हम पहले बात करते हैं हमारे गगनयान की प्रोग्राम हिस्ट्री की। तो एज आई सेड कि 2007 से चला आ रहा है, प्रोजेक्ट कमीशन किया गया था 2007 में, विच वॉज पार्ट ऑफ आवर 5-year प्रोग्राम। तो ये इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन था कि यार ये ख़त्म हो जाएगा, डन एंड डस्टेड, 2024 तक था। एंड इसको गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट भी दिया था, तो अच्छा खासा बजट था उस टाइम के हिसाब से भी। बट
फिर 2009 चलते चलते इंडिया ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, खुद इंटरनल नहीं था, वो एक एक्सटर्नल का कॉन्सिक्वेंस था, द ग्रेट डिप्रेशन, जिसको हम 2008 का हाउसिंग बबल क्राइसिस कहते हैं। तो ये एकदम से बबल फट गया था, इकोनॉमिक बबल, एकदम से पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ था। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो आई एम सॉरी, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी हद तक एलपीजी के थ्रू और मतलब कई और स्कीम थी उसके थ्रू किसी तरह इंडिया को उस मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट से बचा लिया था। तो उसके बाद फंडिंग में काफ़ी दिक्कत आई इसरो को। किसी तरह 2009 में फरवरी तक वो सैंक्शन थोड़ी बहुत कर दी गई, बट फंडिंग इतनी नहीं थी कि वो उस चीज़ को फुल स्केल पे डिप्लॉय करा पाए। फिर 2013 में पहला अनक्रूड फ्लाइट हुई ऑर्बिटल व्हीकल की, और इसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, वो पूरा री एंट्री भी हुई थी उसकी, वो पूरा मॉड्यूल अंडरवेंट एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस री एंट्री पे, उसके बारे में काफ़ी हमें पता चला था। और फिर 2013 से प्रपोज करके उसको 2016 में वापस से रिवाइज कर दिया गया था। नाउ इसरो अभी फिलहाल इज डेवलपिंग द गगनयान ऑर्बिटल व्हीकल, एंड ऑर्बिटल व्हीकल वही, व्हीकल मतलब यान, और ये ऑर्बिट करेगा। तो ये एक स्पेशल व्हीकल है, ऑर्बिटल व्हीकल। ऐसे कई और भी व्हीकल्स होते हैं, एक जैसे अगर आपको किसी सरफेस पे कुछ चलाना है तो उसको रोवर्स कहते हैं, वो एक अलग तरीके का व्हीकल होता है। वो व्हीकल का काम होता है एक्सप्लोरेशन करना या फिर किसी सॉइल की स्टडी करना। कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं, जिसको ऑर्बिटल व्हीकल्स कहते हैं। गगनयान इज एन ऑर्बिटल व्हीकल। चंद्रयान में भी चंद्रयान 1 और 2 वर प्राइमरीली, मतलब अगर मैं हमारे रोवर को थोड़ी देर साइड रखूं, विक्रम रोवर को, तो चंद्रयान इज ऑल्सो, बोथ द चंद्रयान्स वर ऑर्बिटल व्हीकल्स, क्योंकि वो मून का ऑर्बिट कर रहे थे। तो इसरो अभी फिलहाल गगनयान डेवलप कर रहा है, जिसका जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, तो 550 किलोग्राम स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म हो चुका है। और ये रिकवरी 2007 में ही हमने देख ली थी कि स्पेस कैप्सूल को ऊपर से ड्रॉप किया था, उसकी रिकवरी कैसे की जाती है। रिकवरी का मतलब जब कोई भी स्पेस कैप्सूल स्पेस से वापस अर्थ पे आता है, of course it burns up in the atmosphere because of the ionization and all of that, काफ़ी हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि एकदम स्पीड से आ रहा होता है, वो ग्रेविटी एक्सेलरेट कर देती है उसको और ज़्यादा, तो नीचे बर्न अप होना शुरू हो जाता है। तो इसकी पूरी टेस्टिंग की गई थी, और फिर धीरे धीरे उतर के वो ड्रोग पैराशूट्स डिप्लॉय करता है। फिर मेन शूट डिप्लॉय होता है, जो एकदम से एस्ट्रोनॉट्स को लेट्स से 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एकदम से डेसलरेट कर देता है। काफ़ी जी फोर्सेज आती हैं उसमें। अब जो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, इसको वापस से एक पुश मिला था 2017 में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपनी जो इंडिपेंडेंस डे का जो एड्रेस होता है, जिसको नेशंस एड्रेस कहते हैं, उसमें उन्होंने बोला था कि इसका काम वाम चल रहा है। और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक अनाउंसमेंट उसी टाइम आया था कि इसरो अपने जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको रिप्लेस करके ग्रीन प्रोपेलेंट्स के टुवर्ड्स जा रहा है। वो ऐसा टाइम था 2018-19 का, जब पूरी दुनिया के जितने स्पेस एजेंसीज थी वो ये रियलाइज़ कर चुके थे कि जो फ्यूल्स, कन्वेंशनल फ्यूल्स ये लोग यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली काफ़ी हार्मफुल है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो ग्रीन प्रोपेलेंट्स यूज़ करना या उनका फ़र्ज़ बनता था। एक एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स है, सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, बट कई हद में, कई लिमिट्स में, कई टर्म्स में तो ग्रीन प्रोपेलेंट्स कभी कभार आउट परफॉर्म भी कर देते हैं कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोपेलेंट्स को, एफिशिएंसी के मामले में, पावर के मामले में नहीं, एफिशिएंसी की बात हो रही है। पावर में ऑफ कोर्स जो बड़े फ्यूल्स हैं जो टॉक्सिक हैं, उनमें ज़्यादा हम सेम अमाउंट ऑफ मास में ज़्यादा एनर्जी मिलती है आउटपुट, बट वो टॉक्सिक होते हैं, तो हमें उन्हें अवॉइड करना है। तो इसरो ने हाइड्रोजन के बजाय ग्रीन प्रोपेलेंट दिया, जो उसके LPSCs यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को पावर करेगा। इट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मोनोप्रोपेलेंट ब्लेंडेड फॉर्मुलेशन। तो मोनोप्रोपेलेंट बताता हूँ, जिसमें हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल और वाटर, ये 4 चीज़ें मिक्स होके बनती हैं। तो मोनोप्रोपेलेंट वो एक ऐसा प्रोपेलेंट होता है जिसको किसी ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं होती। तो टिपिकल रॉकेट टेक्नोलॉजी में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वन इज़ योर फ्यूल, वन इज़ योर ऑक्सीडाइजर। फ्यूल का काम होता है ऑफ कोर्स एज एन एनर्जी सोर्स टू पावर योर लिक्विड इंजन, एंड दूसरी चीज़ आपका ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीजन का काम, एज यू नो ऑफ कोर्स, इज टू हेल्प द फ्यूल फॉर दैट इफेक्ट एंड कॉज। जैसे आपको पता है कि जब भी आग लगती है, तो आग में सिर्फ फ्यूल एक सिंगल सोर्स नहीं होता। अगर आप उसको एक ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में फ्यूल जला दोगे, तो वो जो आग जो बनेगी बहुत जल्दी बुझ जाएगी, एकदम फटाक से बुझ जाएगी।
But with an oxidizer, you're providing oxygen to the fire, hence you're giving it, you're giving it an oxidization state, जिसमें उसकी थर्मल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, वो एक तरीके से फ्यूल में एक्स्ट्रा एडेड वो डाल रहा है. तो you need two things for these are called bipropellants, but monopropellants can work without an oxidizer. तो इस पे इसरो काम कर रहा है, ये ग्रीन प्रोपेलेंट है. और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन फ्यूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक है, ये एक हाइपर हेड फ्यूल है जो बहुत टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है. इसकी भले इसकी हाई कंबशन स्टेबिलिटी है, इसका हाई डेंसिटी एनर्जी एफिशिएंसी है, लाइट भी है इनफैक्ट हाइड्रोजन, बट वही है कि ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग जैसे मिशंस के लिए इट्स टू मच टॉक्सिक, इट्स टू मच ऑफ अ कॉस्ट फॉर द एनवायरनमेंट. तो दे स्विच टू ग्रीन प्रोपेलेंट्स. अब 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसरो ने 5 साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी सेलेक्ट कर दिए थे जो गगनयान पे होने वाले थे, जिसमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, TIFR, IIT पटना, IICT और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च. इनमें से जो 5 सेलेक्ट किए गए थे, इनमें से 2 जो थे वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स थे जो थोड़ा जीन मार्कर इफेक्ट्स पे काम कर रहे थे. एंड IIT पटना तो इनफैक्ट एक हीट सिंक का भी एक्सपेरिमेंट रन करने वाली है जो हीट फ्लक्स को स्टडी कर पाएंगे. IICT विल स्टडी क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना की जीरो ग्रेविटी. अच्छा, इसको जीरो ग्रेविटी नहीं, इसको एक्चुअली माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं. माइक्रो ग्रेविटी मतलब स्पेस, भले आप 400 किलोमीटर ऊपर हो अर्थ से, बट अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट्स आते हैं. दे आर नॉट जीरो, दे माइट बी नियर टू नल बट दे आर नॉट नल, और इसी को हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं. तो माइक्रो ग्रेविटी में कई फिनोमिनाज हल्के से बदल जाते हैं, बहुत अलग ही टाइप की फिजिक्स यहाँ चल रही होती है. तो उन सबको स्टडी करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं. अब अगर हम फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2007 से लेकर 2012 के 11th 5-year प्लान में इन लोगों को 5,000 करोड़ का बजट असाइन किया था. एंड फिर वो अल्टीमेटली जिसमें से 50 करोड़ उनको रिलीज करने पड़ गए थे. दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक और अलग से फंडिंग अप्रूव की, जिसमें से जो मिशन था 7 दिन के 3 एस्ट्रोनॉट्स की फ्लाइट के लिए, जो कि 2021 तक होने वाला था. बट फिर एज यू नो कोविड आया और वो डिले होते होते अब 2024-2025 आ गए. माधवन चंद्रदत्तन जो हमारे डायरेक्टर ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर थे, उन्होंने ये भी स्टेट किया था कि इसरो वुड नीड टू सेट अप एन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बैंगलोर. एंड ये बाद में हुआ भी था, जिसको हम आज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग होती है. यहाँ पे बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं जो ओवर द इयर्स जिन्होंने स्पेस फ्लाइट मिशंस के बारे में स्टडी की. एक पूरी मैनुअल भी आती है इसकी, स्पेस फ्लाइट मैनुअल, उसकी एक्सटेंसिव स्टडी इन लोग को पता है. इन लोग को अलग फैसिलिटीज़ बनी जहाँ पे इनके ट्रेनिंग होती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स आर लाइक सोल्जर्स, दे हैव दी स्पेशल ट्रेनिंग. बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हो वहाँ पे एक तो बहुत सारी नई चीज़ें इंसान फेस करता है जो वो नहीं करता है. हमें ग्रेविटी की आदत है, हमें नॉर्मल पानी पीने की आदत है, नॉर्मल खाना खाने की आदत है. एस्ट्रोनॉट्स हैव टू ईट पैकेज्ड फूड्स, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू ड्रिंक वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर ओन यूरिन, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस से बनाया जाता है. एस्ट्रोनॉट्स हैव टू कीप फिट to maintain their body weight, maintain their muscle mass. They have to exercise. Astronauts have to have a very disciplined routine throughout the day. और उनके लिए डे तो कुछ रहता ही नहीं, वो पूरे टाइम ब्लैक ही है. बाहर सनसेट दिखता होगा, सनराइज दिखता होगा, नीचे अर्थ दिखती होगी, बट उनका रूटीन बहुत अलग होता है. इवन विद द होल इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट, हमारे पास खुद का चलो सेंटर भी आ गया, बट ये बात भी रशिया से बात हुई थी कि रशिया इज लाइकली टू प्रोवाइड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एज वेल, क्योंकि रशिया सबसे पहले अमेरिका के कंपटीशन में रशिया ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्चेस रशिया ने ही किए हैं. येस, नॉट अमेरिका, रशिया ने किए हैं. सोयूज कैप्सूल कई सालों से, कई अरसों से यूज़ किया जा रहा है टू सेंड ह्यूमंस टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंडिया ने ऑलरेडी कई हद तक डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर ली है, जैसे री एंट्री स्पेस कैप्सूल, पैड अबोर्ड टेस्ट, सेफ क्रू इजेक्शन मैकेनिज्म. ये जो कुछ टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट, इनको सेफ्टी टेस्ट कहा जाता है, इंडिया ने परफॉर्म कर लिए. एंड इनफैक्ट जो फ्लाइट सूट डेवलप होने वाला है वो पहले हो रहा था थ्रू द सतीश धवन स्पेस सेंटर, बट बाद में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि रशियन स्पेस सूट्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ, ज़्यादा रिलायबल हैं और उन्हीं को यूज़ किया जाए. अब हमारे गगनयान के डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, टेक्नोलॉजी पे आते हैं.
तो गगनयान इज अ टिपिकल मिशन। ऑफ कोर्स हम रॉकेट को इंक्लूड नहीं करते किसी मिशन में, उसका काम होता है बस लॉन्च करना, हेंस द टर्म लॉन्च व्हीकल। तो गगनयान में सबसे पहले तो क्रू मॉड्यूल है। हम कभी भी इसको कोई व्हीकल नहीं बोलते, हम इनको मॉड्यूल्स कहते हैं स्पेस फ्लाइट में। तो क्रू मॉड्यूल इज द कंपोनेंट ऑफ द रॉकेट जिसमें आपका क्रू बैठ के जाता है। एंड सिर्फ क्रू नहीं जाता, उनका जितना पेलोड है, जितना सामान, जितना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जितना कुछ उनके साथ सामान जा रहा है वो इस क्रू मॉड्यूल में जाता है। तो इट इज़ अ फुली ऑटोनोमस, एज आई टोल्ड यू 5.3 मेट्रिक टन्स का है ये स्पेसक्राफ्ट। इट इज़ डिजाइन टू कैरी अ 3 मेंबर क्रू टू ऑर्बिट, एंड ये ऑर्बिट सिर्फ 7 दिन तक चलता है। ये उसका पेलोड रिक्वायरमेंट्स है, नहीं उसके पास इतना फ्यूल बचता नहीं। एंड 7 दिन इज इनफ, 1 वीक इज इनफ टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, डू अ लॉट ऑफ वर्क, टेस्ट आउट कंपोनेंट्स। फिर इस क्रू मॉड्यूल की री एंट्री होती है जब ये सॉर्ट ऑफ रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में आता है। थोड़ा डेसेलरेशन, मतलब अपना जो ओरिएंटेशन है उसको उल्टा करके रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में इजेक्शन करता है। उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है कंपोनेंट, और वो फिर जो उसका ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी है वो अर्थ की तरफ आ जाता है। फिर जब वो अर्थ की तरफ आता है तो ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक री एंट्री होती है। और अच्छी बात है कि जितना लाइट वेट आपका व्हीकल होगा एज कम्पेयर टू अदर रॉकेट्स या अदर मॉड्यूल्स, उतना जल्दी हवा आपको स्लो डाउन करेगी। तो आपको वो जो नेचुरल डेसेलरेशन मिल रहा है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, इतनी हवा है, वो हवा आपके मॉड्यूल को स्लो डाउन कर देगी। एंड ऑफ कोर्स जो मॉड्यूल का लोअर शेप जो होता है वो परफेक्ट वाटर ड्रॉप शेप जिसको कहते हैं, वो वाटर ड्रॉप शेप होता है। वो परफेक्टली एरोडायनामिक होता है, वो आपको स्लो डाउन कर देता है। उसके बाद भी यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। यू नीड ड्रोग पैराशूट्स टू स्लो डाउन, stabilize the craft, the module, and once you are done with the redundant drogue parachutes, फिर आपको एक मेन पैराशूट करना पड़ता है जो आपको 250 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से फिर 10 से 11 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे स्लो डाउन कर लेता है। एंड फिर आपका स्प्लैश डाउन होता है जो एकदम से पानी में आता है। और फिर बोट्स आ जाती हैं, जो हमारा क्रू है उसको रेस्क्यू तो नहीं बोलूँगा बट रिट्रीव करने में, एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये काफ़ी अच्छा, आई वाज सेइंग किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी, इट्स 250 मीटर्स पर सेकेंड टू 11 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर भी 11 मीटर्स पर सेकेंड इज़ वेरी फास्ट, इट्स अराउंड 25 माइल्स पर आवर, काफ़ी तेज़ है। तो इस स्पेस कैप्सूल में होगा क्या? तो एज आई टोल्ड यू कि पूरा ही इंसानों के लिए बना है। इट विल हैव एन इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट, होना ही चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई मिशन में प्रॉब्लम्स या टेक्निकलिटीज़ आए ड्यूरिंग लॉन्च या आफ्टर लॉन्च भी, तो क्रू को बचाया जा सकता है विद द क्रू एस्केप सिस्टम। एंड इसमें इमरजेंसी मिशन अबॉर्ड कैपेबिलिटीज़ भी हैं। साथ ही साथ इसमें पहले डॉकिंग मैकेनिज्म के लिए एक पोर्ट दिया हुआ था। तो जो नोज़ होती है आपके कैप्सूल की, नोज़ जो टॉप सेक्शन होता है, वो डॉकिंग प्रोसीजर के लिए भी यूज़ किया जाता है। डॉकिंग होता क्या है कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे आपने देखा होगा कई तरीके के पोर्ट्स होते हैं। इन पोर्ट्स में आपका जो अर्थ से आईएसएस पे जो स्पेस मॉड्यूल जो आ रहा है, जो कैप्सूल आ रहा है, वो अटैच किया जा सकता है। बिकॉज आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाओगे तो आप उसकी ही वेलोसिटी अचीव करके उसके साथ ही अर्थ के चक्कर मार पाओगे। हेंस द होल मिशन पर्पस 7 दिन तक जो ऑर्बिट में रहना है, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू जस्ट बी आउट देयर इन स्पेस। आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो पॉइंट नहीं रहेगा ऑर्बिट अचीव करने का। हेंस यू नीड टू अटैच योर सेल्फ और डॉक योर सेल्फ विद द आईएसएस, ताकि आप उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव करके अर्थ के चक्कर मार पाओ। तो इसके लिए पहले डॉकिंग मैकेनिज्म ऊपर होने वाला था, बट फिर बाद में पता चला कि साइड एंट्री वाला है। तो जो गेट होता है एक तरीके से, उस गेट को ही डॉकिंग मैकेनिज्म के लिए पोर्ट बना दिया गया है। एक्सप्लोसिव बोल्ट से उसको सिक्योर किया गया है ताकि वो प्रेशर ब्रीच ना हो पाए, एयर ब्रीच ना हो पाए। और इसरो ने ये भी डिक्लेयर किया कि खुद का गगनयान, मतलब ये पूरा जो लाइफ सिस्टम होता है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसको ECLSS कहते हैं, ये इसरो पहले बाकी देशों से बात कर रहा था कि आप हमें दे दो, बट आई गेस कोई देना नहीं चाह रहा था या कोई किसी के पास था नहीं। तो इसरो ने डिसाइड किया चलो खुद का बनाते हैं। इसरो ने अपना ECLSS मिशन सिस्टम बनाने का बोला, अपने ही इंटरनल टेक्नोलॉजी कंपनीज और लैब्स को बोला कि आप लोग बनाइए। तो जो पहला मॉड्यूल अडेप्टर असेंबली था, ऑर्बिटल मॉड्यूल अडेप्टर असेंबली, वो किनेको कमन कंपोजिट्स करके कंपनी 2023 के दिसंबर में इन लोगों ने बनाया था। इसका पूरा जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर है पूरा,
और फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने 2024 अभी जनवरी में रिपोर्ट किया कि डबल चेक करने के लिए, क्रू की सेफ्टी डबल चेक करने के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑफ कोर्स रशियन मेड स्पेस सूट्स दिए जाएंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एंड ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वाले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड जो हिंदुस्तान में बना है वो एक्चुअली इंट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट्स थे, यानी कि जो आप व्हीकल के अंदर एक्टिविटीज कर सकते हो। आप सिर्फ टी शर्ट पैंट में नहीं जाते हो एज एस्ट्रोनॉट्स। आपके सूट्स, आपके स्पेस सूट्स के अलावा और भी सूट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्पेस के लिए तैयार करते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट सूट्स होते हैं। क्रू मॉड्यूल के अलावा नीचे एक सर्विस मॉड्यूल भी जुड़ा रहता है। ये सर्विस मॉड्यूल का काम है कि ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर किया जाता है। तो आप एक बार मान लीजिए आपका जो अचीव्ड ट्रैजेक्टरी या एल्टीट्यूड जो है वो 400 किलोमीटर है, जिसको हम लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। इसी लियो ऑर्बिट में जो कि 400 किलोमीटर का होता है, यहाँ पे सारे स्पेस मिशंस किए जाते हैं जो ऑर्बिट काटते हैं, अर्थ का जो चक्कर काटते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लियो में ही आता है। तो इवन विथ ऑल ऑफ दैट, आप कितना भी अच्छा और परफेक्ट लॉन्च अर्थ टू स्पेस करो, वो हमेशा इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। आपको हमेशा स्पेसिफिक बहुत टाइनी मेजरमेंट्स, टाइनी मैन्यूवर्स करते करते परफेक्ट ऑर्बिट अचीव करनी है। उसी चीज़ के लिए सर्विस मॉड्यूल बनाया गया है जो कि 2.9 टन्स का है और इट इज़ पावर्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। तो इन इंजन्स का काम है कि ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर जो होता है, जिससे आप स्लाइटली ऑर्बिट रेस कर सकते हो या ऑर्बिट लोअर कर सकते हो अगर बहुत ऊपर चले गए, तो इसी का काम है सर्विस मॉड्यूल का। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम होता है एंड ये एक यूनिफाइड बाय प्रोपेलेंट सिस्टम यूज करता है, यानी कि इसमें आप फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों हैं। तो MON-3 आपका ऑक्सीडाइजर है और मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन आपका फ्यूल है। इसमें 5 इंजन हैं जो इसरो के लिक्विड एपजी मोटर, जिसको लैम कहते हैं, उसी से डिराइव्ड ये कॉन्सेप्ट है। एंड ये इसमें 16 100 न्यूटन के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स भी हैं, जिसको हम RCS कहते हैं। अगर आपने कर्बल स्पेस प्रोग्राम खेला है, जो कि एक गेम है रॉकेट्स और स्पेस फ्लाइट पे, तो उस पर भी एक ऑप्शन आता है RCS, रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। यानी कि आपका जो मॉड्यूल है पूरा, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल समेत, उसके इर्द गिर्द थ्रस्टर्स लगे होते हैं। इन थ्रस्टर्स का काम होता है आपका जो स्पेस क्राफ्ट है उसको अलाइन करना स्पेस में, क्योंकि स्पेस में अब हम इधर ग्रेविटी में हैं, अर्थ में हैं, तो हमें डायरेक्शंस का अंदाज़ा है कि चलो ओके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और अगर मैं ऊपर नीचे जाऊँ तो अप डाउन, ये तो अंडरस्टूड है। स्पेस में देर इज़ नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे आप बता पाओ। तो स्पेस में कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए आप मैन्यूवर्स करते हो। किनेमैटिक्स में एक सब्जेक्ट ये पूरा आता है, ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग। तो इसमें आप आपके स्पेसक्राफ्ट को अलाइन करते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू अलाइन इट। क्योंकि अगर ISS मान लो इस तरफ है, तो मैं और मेरा इस तरफ मुंह है जो स्पेसक्राफ्ट का, तो मैं तो चाहूँगा ना ऐसा हो जाऊँ। तो ये जो चेंज होता है, जो एक्सिस में चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेट्राइसिस के थ्रू, ये पूरा RCS करता है। तो इसमें 1600 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। एंड थ्रस्टर्स यूजुअली नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से पावर होते हैं, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव होता है और स्पेस में उसको ज़रूरत नहीं होती किसी प्रेशर मीडियम की। स्पेस में क्योंकि प्रेशर तो है नहीं, तो वो उसके हिसाब से वो कर सकता है। अब थोड़ी डेवलपमेंट और टेस्टिंग की बात करते हैं, तो ओवर द ईयर्स इसरो ने काफ़ी सारे टेस्ट किए हुए हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो जितने टेस्ट ये जो हुए हैं, स्पेसिफिकली जो लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर टेस्ट था, चेक करने के लिए कि यार अगर क्रू इजेक्शन में कभी प्रॉब्लम आ जाए मिशन में, तो वो एस्केप कैसे करेंगे। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि बैलिस्टिक पैरामीटर्स चेक करें, वैलिडेट करें कि आपका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। नोजल लाइनर्स जो होते हैं उनका थर्मल परफॉर्मेंस चेक करने, ये सारे इंजीनियरिंग वाला टास्क था। और एक और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 2021 में, जिसको हम सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम SMPS कहते हैं। वही जो मैंने आपको सर्विस मॉड्यूल बताया, जिसका काम होता है ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करना। इसको 450 सेकंड के लिए फायर किया गया था इस मॉडल को। एंड उससे काफ़ी कुछ पता चला था कि चलो इफेक्ट, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या बता रहे हैं। इसके अलावा गगनयान के मिशन के जो असेंडिंग फेज होगा, जब वो ऊपर जाता है, एज आई टोल्ड यू, RCS थ्रस्टर्स जो होंगे वो एटीट्यूड करेक्शन कहते हैं। अब ये एटीट्यूड वाला नहीं है जो इंसानों का होता है, ये एटीट्यूड एक्चुअली स्पेस फ्लाइट की एक टर्मिनोलॉजी है, जिसको वही कहते हैं कि अपना वो एंगल और मैन्यूवर जो उसका फेस है उसको चेंज कर पा रहा है, उसको करेक्ट कर पा रहा है, इसको एटीट्यूड करेक्शन कहते हैं। और जो लैम इंजन हैं, लैम लिक्विड एपोजी मोटर्स, तो इनका काम होगा कि जो प्राइमरी फोर्स होती है,
मैं अगर मान लीजिए 300 किलोमीटर के ऑर्बिट पे हूँ, मुझे 400 पे जाना है, 100 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए मुझे एक पावरफुल इंजन लगेगा। वो लैम इंजन यही पावर को देंगे। एंड जुलाई 26 2023 को इसरो ने 2 और हॉट टेस्ट किए थे SMPS के लिए, चेक करने के लिए कि जो सिस्टम्स जो हैं वो फंक्शन सही से कर रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं वो होता है पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। नवंबर 18 2022 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक इंटीग्रेटेड मेन एयर ड्रॉप टेस्ट किया था, पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसको IMAT भी कहते हैं। और ऑफ कोर्स जो इसका टेस्ट का जो पूरा वो था मॉड्यूल जो कहेंगे, इसको ड्रॉप किया गया था इल्यूशन IL-76 का एक विमान है इंडिया का, उसको इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप किया था 2.5 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड से, एंड चेक करने के लिए कि जो ड्रॉप पैराशूट्स और जो मेन शूट है वो डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये डिप्लॉय नहीं हुए, सो ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग कंसर्न, इट हैज़ टू डिप्लॉय विद इन टाइम। जान की बात आती है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था। इसके अलावा कई और टेस्ट हुए थे, बट अब आ जाते हैं लॉन्च व्हीकल पे। तो जो लॉन्च व्हीकल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। भैया आपको एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में पहुंचाना है, स्पेस में, उसके लिए आपको बहुत पावरफुल रॉकेट लगेगा, क्योंकि आप एक कोई रैंडम सैटेलाइट नहीं कर रहे हो डिप्लॉय जो कम उसमें हो जाता है। जैसे GSLV जो लॉन्चेस रहते हैं Mark 1 Mark 2, या SLV भी ले लो आप, स्पेस लॉन्च व्हीकल, जो छोटे छोटे पेलोड्स को कर सकते थे। अब हमारे पास बड़ा पेलोड आ गया है, इंसान 3 होंगे या 2 होंगे, उनका सामान है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, काफ़ी सारा अपैरेटस है और मशीन्स हैं, और साथ साथ व्योम मित्र भी जाने वाली है, विच आई विल टेल यू अबाउट। तो काफ़ी सारा पेलोड है। इसके हिसाब से गगनयान ने HLVM3 बताया। तो LVM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 एक्चुअली कई सालों से है, इसको ह्यूमन रेटेड बना के HLVM3 कर दिया। तो ये जो असेंट होता है एस्ट्रोनॉट्स का, इसमें इंसानों पे काफ़ी जी फोर्सेस आती हैं ऑफ कोर्स। जैसे Formula 1 में भी आपको पता होगा कि जब एक ड्राइवर बहुत शार्प टर्न लेता है तो उसकी बॉडी पे, उसके स्टीयरिंग व्हील पे कई 4 से 5 जीज का फोर्स लगता है, जो कि काफ़ी होता है। जब इंसान का एक्सीडेंट होता है ना, तो शायद उसके 10 या 11 जीज उस पर लगते हैं, जब एकदम से टक्कर खाता है सामने वाले ट्रक से उससे, तो उस पर 10 to 11 जीज का असर आता है। तो एस्ट्रोनॉट्स को एक सेफ लिमिट जो है वो 4 जीज की होती है, और क्रू के कंफर्ट के लिए रखा गया है ये पैरामीटर। और 5 मीटर के डायमीटर का पेलोड फेयरिंग है। फेयरिंग एक तरीके से एक प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जब आप असेंट करते हो, आप काफ़ी स्पीड, काफ़ी मोमेंटम से जा रहे हो और एटमॉस्फेयर के थ्रू ही जा रहे हो, तो एक पॉइंट पे एक पॉइंट आता है जिसको हम मैक्स क्यू कहते हैं। मैक्स क्यू मतलब इस पॉइंट पे आप मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो आपको आपके पेलोड को बचाना भी है, उसके लिए फेयरिंग्स यूज़ की जाती हैं, जो कि परफेक्ट एयर ड्रॉप शेप की होती हैं, परफेक्टली एरोडायनामिक होती हैं। तो इसको उसके लिए रखा गया ताकि जितना लार्ज मॉड्यूल्स, जो क्रू मॉड्यूल है, उसको बचाया जाए, वो एटमॉस्फेरिक असेंट में ही ना फट जाए, बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम, डिजास्टर हो जाएगा। तो इसमें अब जो आपका लॉन्च व्हीकल है, इसमें कई बूस्ट, इसका जो अपैरेटस है मैं आपको उसका बताता हूँ। तो ये सिर्फ इसमें लिक्विड इंजन नहीं यूज़ हो रहा है, इसमें बूस्टर भी यूज़ होते हैं। बूस्टर्स यूजुअली आपके सॉलिड फ्यूल के होते हैं, यानी कि ये पाउडर या पेस्ट जैसा फॉर्म होता है जिसको सॉलिड कर दिया जाता है, और इसी को बूस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, लिक्विड इंजन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं सॉलिड बूस्टर्स। बट उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत जल्दी रन आउट हो जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे आप जब भी दिवाली पे चक्री जलाते हो या कोई अनार जलाते हो, तो आपको पता ही होगा कि अंदर बारूद ही होता है, गन पाउडर, एक तरीके का गन पाउडर होता है, और वो एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। लिक्विड इंजन में इतना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता फ्यूल, सॉलिड इंजन में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ने ये पूरा S200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स बनाए थे, इनको टेस्ट किया था। तो ये हमारा गगनयान का जो लॉन्च व्हीकल है उसको थोड़ा सपोर्ट देगा। एंड ऑफ कोर्स विकास इंजन तो सब ने नाम सुना ही है, जो इसरो को कई साल से फॉलो कर रहा है। तो जो सेकंड स्टेज होगी PSLV की, उसमें विकास इंजन वेरिएंट्स यूज़ किए जाते थे, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV में भी यूज़ किया गया है। जुलाई 14 2021 को इसरो ने एक तीसरा लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया था विकास इंजन के लिए। L110 लिक्विड स्टेज कहलाता है, उसकी टेस्टिंग की थी। 240 सेकंड तक वो बर्नअप हुआ था, उसके सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स वैलिडेट कर दिए गए थे। और ये क्वालिफिकेशन, जो इंजन क्वालिफिकेशन है, ये विकास का
वाज डन स्पेसिफिकली फॉर गगनयान। तो गगनयान में विकास इंजन जाने वाला है जो कि काफ़ी पावरफुल रॉकेट है। और इसके अलावा कई ऐसे साइड इंजन्स भी हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, जो सेकंड स्टेज जो जब आपका रॉकेट स्पेस में पहुंच जाता है तो अब एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि आपके पास एयर है, तो उसका जो प्रोपल्शन डिज़ाइन होता है, जो प्रोपल्शन पैटर्न होता है हवा में अलग होता है, और जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर लग रहा है। जैसे ही आप एटमॉस्फेयर के बाहर निकलना शुरू होते हो ना, वो जो प्रोपल्शन पैटर्न, ये जो प्रोपल्शन फ्लो है वो थोड़ा अंडर एक्सपेंशन में हो जाता है। जैसे आप एटमॉस्फेयर में हो, ये आपका नोजल है, आपके इंजन का जो पॉइंट होता है जहाँ से निकलता है फ्यूल, वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी पतला होता है। फिर जैसे जैसे आप स्पेस में जाते हो वो एक्सपैंड होने लगता है बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं अंडर एक्सपेंशन। तो ये ऐसा होने लग जाता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि अब जो फ्लो है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं रहा, आप एटमॉस्फेयर के बाहर आ गए हो। तो आपको स्पेशल वैक्यूम इंजन्स चाहिए होते हैं जो ज़ीरो एटमॉस्फेयर में यानी कि वैक्यूम में प्रोपल्शन कर सकते हैं। उसी में क्रायोजेनिक इंजन्स यूज़ किए जाते हैं सेकेंड स्टेज में। तो इसमें CE-20 यूज़ किया जाएगा। मैंने आपको क्रू का बता ही दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो गगनयान का होगा वो है व्योम मित्र, जो एक्चुअली एक फीमेल लुकिंग रोबोट ह्यूमनॉइड है जो इसरो ने ही बनाया है, इसरो ने अनाउंस किया था, एंड जो इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाएगी। इसके कई रीजंस हैं। पहले तो सोचने वाली बात है कि व्योम मित्र बनाया क्यों गया। व्योम मित्र का जो काम रहेगा कि इसके कई काम है। एक तो ये अकम्पनी करेगा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाएगी। आई डोंट नो, चलिए उसको मैं फीमेल रेफर कर लेता हूँ, आई रेफर इट एज हर। तो व्योम मित्र इनके साथ जाएगी एंड ऑफ कोर्स शी विल बी लाइक द अकम्पनिंग पार्टनर। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकती है। इसमें इनफैक्ट फ्रॉम द वेस्ट अप यानी कि आपके पेट के ऊपर से ही जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसको हमारी इंसानी जो बॉडी है उसके साथ ही मैच किया गया है, ताकि ये लोग टेस्ट कर पाएँ कि इंसान हमारा जो बॉडी है उस पर क्या असर पड़ता है ज़ीरो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी में, और जब स्पेस में जब लॉन्च होता है व्हीकल तो उसका क्या असर होता है। ये सब स्टडीज़ के लिए ही है पूरा। व्योम मित्र सिर्फ ये काम नहीं है, एक और एथिकल रीज़न भी है इसरो का इसमें, जो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। आपने सुना ही होगा कि पहले सोवियत यूनियन के मिशंस में कई ऐसे जानवर गए हैं स्पेस में जो लौटे नहीं, और ये बहुत दुख की बात है। लाइका द स्पेस डॉग थी पहली एंड द फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस। लाइका वाज अ डॉग, तो वो वापस नहीं आ पाई थी, उसको एक्सट्रैक्ट ये लोग, आई डोंट नो क्या रीज़न था, पॉलिटिकल था या टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल इशू था, जो भी था अनएथिकल था। जानवर को आपने स्पेस में भेज दिया जो खुद वापस आ नहीं सकता, और ये लोग जानवर और इंसानों की वैल्यू इतनी डिस्टिंक्टिव क्यों कर देते हैं। ठीक है, सेम नहीं है, अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट हम जानवरों की लाइफ को इतना नीचे क्यों कर देते हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ एक टेस्टिंग टॉयज़ हैं। हमें क्यों उनकी इज्जत क्यों नहीं करी जा सकती है, काफ़ी बड़ा कंसर्न है। एंड आई लव दिस थिंग अबाउट इसरो, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट एथिक्स एंड द कल्चर दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। तो इंसानों के साथ जानवर नहीं भेजे जाएंगे, तभी व्योम मित्र को भेजा जा रहा है जो इन इंसानों को अकम्पनी करे। और व्योम मित्र एज ए टोल्ड यू हिंदी इंग्लिश भी बोल सकती है, टास्क परफॉर्म कर सकती है। उसके पैर नहीं है, और उसका रीज़न यही है कि पैर अगर आप डालते तो वही एडेड वेट होता, और उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं उसको। तो जो इसरो के एस्ट्रोनॉट्स जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको तो बस स्टडी करना है कि वेस्ट अबव यानी कि आपका ब्रेन हो गया, आपका जो पूरा हाथ है, ये जो पूरा चेस्ट, ये इधर क्या असर पड़ता है स्पेस का, सिर्फ खून के सर्कुलेशन में नहीं बट आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जो आपका बोन है, मसल डेंसिटी, इन सब पे क्या होता है। तो ऑफकोर्स उन्होंने एक एक चीज़ मसल्स नहीं बनाई, उन्होंने ऐसा सिस्टम्स अंदर बनाए हुए, रोबोटिक सिस्टम्स जिसमें कई सेंसर्स लगे जो उसको स्टडी कर सकता है। और ऑफकोर्स ये भी स्टडी करेगा कि वेटलेसनेस और रेडिएशन, जो कॉस्मिक रेडिएशन बाहर होता है, उस पर इंसानों पे क्या असर होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसरो के गगनयान का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और चीज़ें नहीं, गगनयान में टेस्ट काफ़ी हुए हैं, ये टेस्ट आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इन टेस्ट का यही एम होता है कि हम हमारे रॉकेट को जितना रोबस्ट बना सकते हैं उतना बेहतर। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम आपको बताना चाहूँगा। एक तो क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री, जिसमें हमने सीखा था 2014 में उसका बॉयलर प्लेट प्रोटोटाइप भी बना था, और हमने इससे ये सीखा था कि एक्चुअली जब री एंट्री होती है तो क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, हम और इसको सेफ कितना बनाएं। और पैड अबॉर्ट टेस्ट भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसको लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम कहते हैं कि
फटाफट क्रू इजेक्शन कर दो, जिसको मैंने CES बोला था, क्रू इजेक्शन सिस्टम। CES के थ्रू क्रू को क्रू एस्केप सिस्टम, CES के थ्रू क्रू को बचा लीजिए, और रॉकेट में जो भी कॉम्प्लिकेशन है फिर रॉकेट को सेल्फ मतलब सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। बट ऑफ कोर्स आपको पहले एस्ट्रोनॉट्स को रिट्रीव करना है। तो एकदम से टिपिकल पैड अबॉर्ट टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका मॉड्यूल है ना, उसकी ऐसी सर्टेन मोटर्स होती हैं जो एकदम से बर्न अप होके जो नॉर्मल रॉकेट की ट्रैजेक्टरी जो असेंड हो रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी कवर करके अलग ट्रैजेक्टरी पकड़ लेती है, ताकि जब रॉकेट ब्लो अप हो तो वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एट अ सेफ डिस्टेंस हो। और वंस दे आर एट अ सेफ डिस्टेंस देन वो इजेक्ट हो जाता है मोटर वाला सिस्टम, और आपका जो ड्रोग पैराशूट से वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाते हैं एंड रिकवरी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इसरो के जितने मिशन हैं ये श्रीहरिकोटा के इधर ही होते हैं, कि उसका रीज़न वही है कि कोस्ट में है। आप लैंड पे नहीं करवा सकते, आपका जो आपका प्रोब है, जो कैप्सूल है, यू कैन नॉट लैंड इट on land, on earth. You need to land it in the sea with the splash down. समंदर एज यू नो एकदम से इम्पैक्ट को स्प्रेड कर पाते, ज़मीन नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड एक टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन भी हुआ था कि चेक करने के लिए कि ये मतलब टेस्ट व्हीकल जो है वो अबॉर्ट हो सकता है कि नहीं, उसके हिसाब से। तो ओवर द ईयर्स इसरो ने काफ़ी कमाल किया है। गगनयान 1 होपफुली 2025 या 26 तक ही हो पाएगा। मुझे तो लग रहा है 1 साल और डिले होगा, इसमें कई रीजंस हैं। बट जितनी जल्दी हम हमारे एंड से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा। आने वाली जो भी सरकारें हैं, वॉटेवर जो भी आते हैं, मेरा तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि इसरो की फंडिंग बढ़ा दी जाए। इसरो इज़ डूइंग वंडर्स फॉर द वर्ल्ड, एंड इसमें सिर्फ पर्सनल गेन नहीं है कंट्री का, इसमें इंटरनेशनल स्केल पे हम इंडिया को एक बेटर प्लेयर भी बता सकते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। और जो ये स्टडीज़ कंडक्ट की जा रही है कई हद तक ह्यूमन लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। कल को हम लोग को कभी इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनना हुआ तो हमें जानना ज़रूरी है कि बाहर जो भी एक्सप्लोरेशन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो डेंजर्स हैं, उन सब के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। ये तो पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी में किए जाते हैं, कई हद तक इनका जो रिसर्च वो एक्सटेंसिव रिसर्च होती है और इसको अप्लाई भी किया जाता है रियल चीज़ों पे। आप आपके बॉडीली सिस्टम्स के बारे में और बेहतर समझ सकते हो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है। प्राइमरीली केमिकल एक्सपेरिमेंट्स ही हुए जाते हैं। ये सब चीज़ें समझने के लिए गगनयान इज़ अ बिग स्टेप, not only just to satisfy our needs as a nation, but also to show the world that India is ready for a human space flight program. तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। ओके, लेट्स एंड द पॉडकास्ट एपिसोड हियर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सजेस्ट करें आपके दोस्तों को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस टू योर स्पेस बडीज़, उनको भी बताइए गगनयान के बारे में। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई ऐसा एपिसोड या किसी टॉपिक पे बात करनी है, डिस्कशन करना है, यू कैन मेल मी एट hashmisaud10@gmail.com, एंड वहीं पे हम बात करते हैं, या फिर आप कमेंट्स में नीचे लेट्स टॉक। ओके, साइनिंग आउट फॉर नाउ, पीस।